सुषमा अपनी ननंद लता के बेटे की शादी में पहुंचती है। सुषमा के साथ उसकी बहू नीलम भी थी। नीलम के कुछ ही महीने पहले शादी हुई थी, जिस वजह से लंबा घूंघट ले रखा था और सुषमा भी अपनी बहू को समय समय पर घूंघट ठीक करने के कायदे में रहने के लिए उसे समझाया करती थी। बहू, घूंघट ठीक से रख और हाँ, थोड़ा कायदे में रहेगी तो फायदे में रहेगी। ये मेरी ननद का घर है और यहाँ तूने ऐसा वैसा कुछ भी किया तो बिना बात का मेरी ननद कलेश करेगी। बिल्कुल भी नहीं माँ जी, आप जैसा कह रही हैं वैसा ही कर रही हूँ। देखिए, मैंने एक बार भी घूंघट नहीं हटाया अब तक। अरे सुषमा, तेरी बहू तो बहुत संस्कारी और सीधी है। जब से आई है तब से घूंघट ही कर रखा है इसने। अरे अब का समय तो मॉडर्न हो गया है। बहू को बोल घूंघट हटाकर लोगों से बातचीत करे, उनसे घुले मिले। जी दीदी, जैसा आप कहे। बहू जा, लोगों के साथ बैठकर बातचीत तो कर। हाँ हाँ बहू, सब अपने ही लोग हैं, तुझे किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अपनी सास की परमिशन मिलने के बाद नीलम अपना घूंघट हटा लेती है और कुछ देर बाद बारात जाने की तैयारी हो रही होती है और नीलम भी बारात में शामिल होती है। खूब नाच गाना करते हुए बारात जब लड़की वालों के घर पहुंचती है तो नीलम की नजर सबसे पहले खाने की चीजों पर पड़ती है और नीलम खाने पीने की चीजें देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और बोलती है, कंट्रोल नीलम, कंट्रोल कर। इतना अच्छा खाना देखकर तुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ तो लड़के वालों की तरफ से आई है और अगर कुत्तों की तरह तुझे किसी ने खाते देखा ना तो कहेंगे ये कितनी भूखी औरत है। इधर बारात दरवाजे पर आ चुकी थी और सुषमा अपनी बहू को ढूंढ रही थी। सुषमा की बहू नीलम सुषमा को कहीं नहीं मिल रही थी। वहीं दूसरी तरफ नीलम तो खाना खाने में लगी हुई थी, उससे कंट्रोल जो नहीं हो रहा था। क्या बात है, कितना अच्छा अच्छा खाना है यहाँ पर। इस खाने को देखकर तो मुझसे रहा ही नहीं जा रहा। क्या क्या खाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतने लजीज पकवान है। माँ जी ने तो दिल ही खुश कर दिया मेरा। अरे सुषमा, तेरी बहू कहाँ है? उसे भी तो रस्म करनी है ना, उसे बुला ले। या तेरी बहू आई ही नहीं है? मैंने तेरी बहू को बस बैठते देखा था, उसके बाद कहाँ गई मुझे भी नहीं पता है। जा अपनी बहू को ढूंढ ला। अरे दीदी, मैं भी कब से अपनी बहू को ढूंढ ही रही हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं दिखाई ही नहीं दे रही। आसपास यहीं कहीं होगी, मैं अभी देख कर आती हूँ, कहाँ है वो। सुषमा और लता की बात सुषमा की पड़ोसन विमला सुन रही थी। दरअसल लता और विमला की पुरानी दोस्ती थी, जिस वजह से लता ने अपने बेटे की शादी में विमला को भी बुलाया था। अरे सुषमा, तू अपनी बहू को यहाँ वहाँ क्यों ढूंढ रही है? वह तो ऐसे खाना खा रही है जैसे जन्मों की भूखी हो, और लोग खाना खाते हुए ना वीडियो बना रहे हैं उसकी, और वो तरह तरह की चीजें मंगवा के खा रही है। चल चल तुझे दिखाती हूँ क्या क्या खा रही है वो। अरे बाप रे, कर दिया इस औरत ने सत्यानाश। मुझे इसी बात का डर था। अरे खुद की शादी में भी इतना खा पी लिया था। इसने की मंडप में बैठने के बाद जहरीले गोले छोड़ रही थी ये। अभी भी समय है, रोक ले अपनी बहू को, वरना बाराती बिना खाए चले जाएंगे। अरे तेरी बहू तो अब तक हम सबका हिस्सा खा चुकी होगी। इतना कहकर विमला और सुषमा नीलम के पास पहुंचते हैं, जो वाकई खाना खा रही थी। अब सुषमा अपनी बहू का हाथ पकड़कर उसे खाने से उठाने लगती है, लेकिन नीलम कहाँ खाना छोड़ रही होती है। सुषमा उसका हाथ पकड़कर खींचने लगती है तो नीलम दूसरे हाथ से खाने लगती है। बहू चुपचाप उठ जा, मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। ये मेरी ननद के बेटे की शादी है। अगर इस शादी में कोई तमाशा हुआ तो सारा इल्जाम तुझ पर और मुझ पर आ जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि इससे मैं कुछ सुनूं। इतना कहने के बाद सुषमा नीलम को वहां से जैसे तैसे उठा कर ले जाती है। उधर जब बाराती खाना खाने लगते हैं तो आधा खाना खत्म हो चुका होता है और इसी वजह से शादी में कलेश भी हो जाता है। लेकिन जब लड़की विदा होकर घर आती है तो सुषमा की ननद सुषमा को खरी खोटी सुनाते हुए बोलती है, तेरी बहू की वजह से शादी में मेरी नाक कट गई। अरे इतना कौन खाता है? जब बाराती के लिए खाना ही नहीं था तो मैं लड़की के पिता से कहने गई कि कैसे इंतजाम किया है, तो पता लगा कि लड़की की माँ क्या कहती है, सुषमा तेरी बहू के बारे में कहने लगी कि 50 लोगों का खाना वो अकेले ही खा गई। दीदी माफ करना, लेकिन इसे शादी पार्टी का खाना कुछ ज्यादा ही पसंद है, और अगर मैं इसे रोकती नहीं तो
तो क्या पता सारे बारातियों का खाना ये अकेले ही खा जाती। वो तो मुझे भी लग रहा था। आइंदा से इसे किसी शादी में लेकर नहीं जाना है। और हाँ, अगर तू इसे शादी में लेकर भी जाती है तो याद रख, मैं अपनी बेटी की शादी में तेरी बहू को न्योता नहीं देने वाली। आना हो तो अपने बेटे और पति के साथ आइयो, इसको लेके मत आइयो। नीलम की शादियों में खाने की आदत से उसका ससुराल बहुत परेशान हो चुका था। आस पड़ोस में शादी होती तो नीलम की सास सुषमा सबसे पहले 100 बार सोचती कि वह अपनी बहू को लेकर जाए या फिर ना लेकर जाए। ऐसे ही एक रोज मोहल्ले की एक शादी का कार्ड सुषमा के घर आता है। नीलम को जब यह पता चलता है कि मोहल्ले में शादी का न्योता मिला है तो वो अपनी सास के पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाते हुए, इस तरह कौन भीख मांगता है शादी में जाने के लिए? अरे तुझे खाना ही खाना है तो ऑर्डर करवा कर खाना खा लेना। किसी गरीब की शादी में जाकर उनका सारा खाना खाने की जरूरत ही क्या है? बाकी के लोग भी तो खाने पीने ही आते हैं ना, लेकिन तू तो उन सबका खाना अकेले ही खा जाती है। कुछ दिन बाद तो ऐसा होगा कि हमें शादी का न्योता भी नहीं मिलेगा। जो गलती मैंने पहले कर दी वो गलती मैं बार बार नहीं दोहरा सकती माँ जी। बस एक बार मौका देकर देखिए, आप देखिएगा मैं वैसी हरकत कभी नहीं करूँगी। सुषमा अपनी बहू की मीठी मीठी बातों में आ जाती है और उसे मोहल्ले में होने वाली शादी में ले जाती है। शादी में पहुंचकर नीलम खाने को देखकर कंट्रोल नहीं कर पाती है और भर भर कर खाना खाने लगती है। वो इतना ज्यादा खाना खाती है कि पास में बैठे लोग नीलम की वीडियो तक बना देते हैं। लेकिन सुषमा को माहौल बिगड़ता हुआ नजर आता है और वो अपनी बहू को घर ले आती है और उसे खूब खरी खोटी सुनाती है। देख लिया, तुझे मोहल्ले की शादी में भी ले जाकर, रिश्तेदारों की शादी में भी ले जाकर तूने हर जगह जाकर नाक ही कटवाया है। अरे इतना कौन खाता है? कितने जन्म की भूखी है तू? एक बार में बता देना, तुझे लाकर खिला देती हूँ और तेरी भूख मिटा देती हूँ। पता नहीं माँ जी, कैसे मुझसे शादियों का खाना देखकर खुद पर कंट्रोल ही नहीं होता और मैं खाने लगती हूँ और इतना खाती हूँ कि मुझे खुद भी पता नहीं लगता कि मैंने कितना खा लिया और क्या क्या खा लिया। और लोग मेरा मजाक बनाने लगते हैं। अरे लोग तेरा मजाक ना बनाए तो क्या करे? तू खाती ही इतना है कि लोग भी देखकर कहते होंगे कि ये औरत है या राक्षस। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आज भी कुछ ज्यादा ही खा लिया है। अब मैं सोने जा रही हूँ। खाना और ताना दोनों ही खा लिए मैंने आज तो। तुझे मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, आज के बाद से मैं तुझे कहीं नहीं लेकर जाऊंगी। किसी शादी पार्टी का खाना खाने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। तुझे जो भी खाना है घर का खा और जितना मर्जी खा। और मैं अगर तुझे कहीं लेकर जाती हूँ तू तो वैसे ही मेरी नाक कटवा देती है, इसलिए तू अब से घर पर ही रहेगी, कहीं शादी पार्टी में नहीं जाएगी। नीलम की सास सुषमा उसे किसी मोहल्ले या फिर रिश्तेदारों की शादी पार्टी में ले जाना बंद कर देती है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी बहू की जो हरकतें हैं वो सबके सामने उसकी बेइज्जती करवा सकते हैं। क्योंकि नीलम को तो बस शादियों में खाना खाना ही आता था और आसपास के लोग उसकी वीडियो बनाकर उसे हंसी का पात्र भी बना दिया करते थे और साथ ही सुषमा को कोसते और उसे खरी खोटी सुनाते। ममता एक बहुत ही सीधी साधी औरत थी। वह जितनी सीधी थी उतनी ही उसे बिगड़ेल बहू मिली थी। वह बेहद परेशान रहा करती थी। आए दिन उसके घर में कोई ना कोई तमाशा होता ही रहता था। एक दिन सुबह जब वो अपनी बहू कोमल के कमरे में जाती है तो उसका बेटा रंजीत अकेला सोया होता है। यह देखकर तेज जगाते हुए बोलती है, अरे नालायक, तू यहाँ आराम से सो रहा है, लेकिन तेरी पत्नी कहाँ है? कुछ होश है तुझे कि आखिर बहू है कहाँ? माँ वो रात में अपने दोस्त के यहाँ पार्टी में गई थी तो लेट हो गया होगा, इसलिए वहीं सो गई होगी। थोड़ी देर में आ जाएगी। भगवान जाने कौन से बुरे कर्म किए थे मैंने जो मुझे ऐसी बिगड़ेल बहू मिली है। मैंने तो सोचा था कि कोई संस्कारी अच्छी सीधी सादी लड़की मिलेगी, पर हे भगवान, ये कौन सी बिगड़ेल बहू निकली मेरे घर की। मैं तो बर्बाद हो गई। माँ सुबह सुबह क्यों भाषण दे रही हो? वो छोटी बच्ची थोड़ी है, आ जाएगी, उसकी चिंता मत किया कीजिए। एक पढ़ी लिखी लड़की है वो एक पढ़ी लिखी लड़की नहीं बल्कि एक बिगड़ैल लड़की है जो मेरे घर की बहू बनकर आ गई है। दिन रात मेरा खून जलाती रहती है। भगवान। माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जैसा समझ रही हो ना वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है। वो इतनी बिगड़ी हुई नहीं है माँ। उसे दोस्तों के साथ घूमना फिरना, बात करना, ये सब अच्छा लगता है। वो इतनी बिगड़ी हुई नहीं है माँ, आप ज्यादा मत सोचा करो।
और वैसे भी उसकी लाइफ है, जाने दीजिए ना, उसकी जो करना है करने दीजिए। तू तो है ही चोरों का गुलाम। तुझे आज तक कभी अपनी पत्नी गलत दिखाई दी है जो आज दिखाई देगी? इतने बड़े बड़े कारनामे कर चुकी है, अभी भी तुझे यही समझाना बाकी है कि वो लड़की बिगड़ी हुई है? एक बार भी देखा तूने कि आखिर वो है कहाँ और कहाँ नहीं? इसी वजह से ना वो अब तक घर नहीं आई है। माँ ऐसा कुछ नहीं होगा, आप देख लेना, आँख खुलते ही ना वो आ जाएगी यहाँ पर। आप थोड़ी देर आराम कीजिए। पता नहीं क्या बोलती रहती हो आप भी। और हाँ, कोई कारनामा नहीं करेगी वो, आप चिंता मत कीजिए। रंजीत अपनी माँ की किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता, जिसकी वजह से ममता गुस्सा होकर कमरे से बाहर चली जाती है और हॉल में चक्कर लगाने लगती है। तभी वहाँ पुलिस उसकी बहू को लेकर आती है और पूछताछ करने पर पता चलता है कि उसकी बहू सारी रात लॉकअप में बंद थी, जिसे सुन उसका गुस्सा बेहद बढ़ जाता है और वह उस पर चिल्लाते हुए बोलती है, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था कि इस घर की बहू रात भर जेल में है। क्या जरूरत थी तुझे ऐसी जगह जाने की जहाँ पुलिस छापा मार दे? माँ जी, अब इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो वहाँ अपने दोस्त के साथ पार्टी करने के लिए गई थी। अब वहाँ पर कुछ लोग गलत काम कर रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पर पुलिस वालों ने छापा मारा और वहाँ मौजूद सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया, लेकिन सच पता लगने पर छोड़ भी तो दिया। और अगर सच का पता नहीं चलता ना, तो जैसे तूने एक रात जेल में काटी है ना, वैसे तुझे कई रातें काटनी पड़ती जेल में। माँ जी, जब मैं कोई गलत काम कर ही नहीं सकती तो मैं जेल में क्यों जाऊंगी, क्यों अपने दिन वहाँ काटूंगी? आप कुछ ज्यादा नहीं सोच रही हैं क्या? मैं ज्यादा नहीं सोच रही हूँ, बल्कि तेरे इस कारनामे से मैं परेशान हो चुकी हूँ। तू ये कारनामे करना कब छोड़ेगी? या तो तू ये कारनामे करना छोड़ दे या तो तू मेरा घर छोड़ दे। माँ जी, आप मुझे अपने बेटे को छोड़ने के लिए बोल रही हैं, लेकिन जरा उनसे पूछिए कि क्या वो मुझे छोड़ेंगे? छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब इससे ज्यादा मैं अपने परिवार की बेइज्जती नहीं करवा सकती हूँ। तू तो सुधरेगी नहीं, तो अपना ससुराली छोड़ के चली जा। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है और ना ही मेरी कोई आदतें गंदी है जो मैं उन्हें छोड़ दूं। आज के जमाने की लड़की हूँ माँ जी, तो आज के जमाने की तरह ही जीऊंगी ना। ममता अपनी बहू को खरी खोटी सुना रही होती है। तभी उसकी पड़ोसन शांति वहाँ आती है। ममता, मैं ये क्या देख रही हूँ? तेरी बहू को पुलिस लेकर आई थी, उसने कोई कारनामा किया है क्या? मैंने सुना है उसने कल पूरी रात जेल में काटी है, पुलिस वाले बता रहे थे। जब तुझे हर चीज का पता है तो तू मेरे जले पे नमक क्यों छिड़कने आई है? सच में ममता, तेरी बहू ने तो नाक में दम करके रखा हुआ है। पता नहीं तू इतनी बिगड़ैल बहू को कैसे झेलती है। अगर इतनी बिगड़ैल बहू मेरी होती तो मैं तो कब का उसे घर से बाहर निकाल चुकी होती। आंटी जी, इस तरह से तो आपका बेटा भी काफी बिगड़ा हुआ है, तभी तो इतने सालों से तिहाड़ जेल में बंद है। पता नहीं आप भी इतने बिगड़ैल बेटे को कैसे झेलती हैं। जब वो घर वापस आएगा तो आप उसे घर में घुसने मत देना। ऐसे कैसे नहीं घुसने दूंगी बहू, वो मेरा बेटा है और तेरे जैसे कारनामे तो करे नहीं है उसने। रहने दीजिए आंटी जी, क्यों मेरा मुंह खुलवा रही हैं? मैं तो एक रात जेल में काट कर आई हूँ, वो भी सिर्फ और सिर्फ गलतफहमी की वजह से। लेकिन आपका बेटा तो बाकायदा सबूत के साथ पकड़ा गया है और इतने सालों से सजा काट रहा है। आप तो अपना मुंह बंद रखिए, वही आपके लिए अच्छा होगा। अब जाकर अपना काम करिए, मेरे घर में आकर दोनों सास बहू में आग लगाने की कोशिश मत कीजिए। कोमल की बात सुनकर शांति गुस्से से आग बबूला हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। दिन गुजरते जाते हैं, लेकिन कोमल अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है। वह हमेशा ही अपनी सास को किसी न किसी परेशानी में डाल ही देती है और कोई ना कोई कारनामा करती रहती है। एक दिन पड़ोस की औरतें पानी भर रही होती है, तभी वहाँ पर एक चोर आ जाता है और एक औरत की चैन खींचकर भाग रहा होता है। वहीं खड़ी कोमल उस चोर को रोकने के लिए बगल में पड़ा हुआ बड़ा सा पत्थर उठाकर उस चोर की तरफ फेंकती है, लेकिन वह पत्थर चोर को न लगकर शांति के सिर पर लग जाता है और उसका सिर फट जाता है और वह जोर से चिल्लाती है, सत्यानाश हो तेरा कोमल बहू, तूने तो मेरा सर ही फोड़ दिया। ममता कहाँ है तू? देख रही है बहू ने क्या कारनामा कर दिया है? कहाँ है तू? जल्दी घर से बाहर आ ममता। शांति, क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है ना? तेरा सर कैसे फूट गया? चल जल्दी से हॉस्पिटल चल। ममता, ये सब तेरी बहू की वजह से ही हुआ है। उस दिन मैंने इसे बुरा भला बोला था ना, उसका बदला इसने मेरा सर फोड़ कर लिया है। नहीं माँ जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो तो बस एक चोर एक औरत की चैन लेकर भाग रहा था। उसे रोकने के चक्कर में मैंने ये पत्थर उसे मार दिया, लेकिन ये पत्थर जाकर गलती से शांति आंटी के लग गया। मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया।
बहू यहाँ पे इतने सारे लोग खड़े हैं, किसी ने उस चोर को रोकने की कोशिश नहीं की, तो तुझे क्या जरूरत थी भी इसमें पड़ने की। तेरे इस कारनामों से तो मैं दुखी हो चुकी हूँ। पता नहीं ऐसी बिगड़ेल बहू मुझे मिली क्यों है। माँ जी, अब इसमें मैंने क्या कर दिया जो आप मुझे बिगड़ैल बोल रही हैं? मैं तो बस उस औरत की मदद कर रही थी, बिना बात की बीच में आ गई वो आंटी। बहू अब तू अपना मुंह बंद कर ले और चुपचाप घर के अंदर चली जा। मैं शांति का दवा पानी करवा के आती हूँ घर वापस। ममता इतना कहकर शांति को लेकर हॉस्पिटल जाती है और वहाँ उसकी मरहम पट्टी करवा देती है और उसे लेकर घर आ जाती है। दिन बीतते जाते हैं। तभी एक दिन कोमल घर आते हुए बहुत सारी बियर पी कर आती है। तभी ममता उसे चाय बनाने के लिए बोलती है, लेकिन कोमल की स्थिति इतनी खराब थी कि उससे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वह जैसे तैसे किचन में चाय बनाने जाती है, लेकिन वही गिरकर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद ममता रसोई में जाती है और कोमल को बेहोश देखकर अपने बेटे को फोन लगाती है और साथ ही डॉक्टर को भी फोन लगाती है। डॉक्टर कोमल का चेकअप करते हैं और ममता से बोलते हैं, अरे आपने तो यहाँ बुलाकर मेरा टाइम खराब कर दिया। इतने में तो 2-4 पेशेंट मैं देख लेता। डॉक्टर साहब आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मेरी बहू बेहोश हो गई थी। अगर मैं आपको उस टाइम नहीं बुलाती तो कब बुलाती? और सारे मरीजों को देखना आपका फर्ज बनता है, चाहे वो कोई भी हो। अरे आपने बिल्कुल सही कहा। अब ममता जी, डॉक्टर का तो काम होता है अब पेशेंट को देखना, लेकिन कोई अब पी पाकर बेहोश हो जाएगी तो डॉक्टर का काम थोड़ी है कि उसको होश में लाए। अरे वो तो घर वाले भी कर सकते हैं ना। और इसने इतनी ज्यादा पी रखी है, आप रोक टोक नहीं करती तो आपकी गलती है ना। और ज्यादा पिएगी तो बेहोशी होगी और आप डॉक्टर को बुला रही हैं। आप चिंता मत कीजिए, नशा उतरेगा तो खुद उठ जाएंगी। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और उसकी बात सुनने के बाद ममता के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा था, जिसके चलते जैसे ही उसकी बहू को होश आता है तो वह उसका बोरिया बिस्तरा बांधकर उसे उसके मायके भेज देती है। और इस तरह ममता को अपनी बिगड़ेल बहू के कारनामों से कुछ दिनों के लिए छुट्टी मिल जाती है। पारुल की शादी की तैयारी चल रही थी, लेकिन पारुल अपने फोन में GTA गेम खेल रही थी। तभी पारुल की माँ शारदा देवी आती है और गुस्से में पारुल से बोलती है, तेरी ही शादी हो रही है और तू है कि बेफिक्र से आराम से फोन में गेम खेल रही है। अरे भाई शादी हो रही है, थोड़ा सा तो दिखा दे कि तेरे को अपनी शादी में इंटरेस्ट है। अरे घर पे 4 रिश्तेदार आए हैं, लोग देख रहे हैं, वो भी यही सोच रहे होंगे कि जिसकी शादी है उसे तो अपनी शादी में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। ऐसे थोड़ी अच्छा लगता है। माँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा मैं अभी गेम खेल रही हूँ? मैं गेम को बीच में छोड़ मैं शादी पर कैसे फोकस कर सकती हूँ? अरे शादी में तो अभी टाइम है, लेकिन मेरी गेम का टाइम निकल गया तो फिर हो गया। अभी आप मुझे गेम खेलने दो, शादी भी बाद में मैं देख लूंगी। आप भी ना, जब आपको पता है कि मैं गेम खेल रही हूँ फिर भी आप ऐसे बीच में आकर डिस्टर्ब करती रहती हो। अरे अपनी इस आदत को तो सुधारो ना माँ। हे भगवान, कैसी निकम्मी और नालायक औलाद मिली है मुझे। मैं तुझे कुछ समझा रही हूँ, ऊपर से तुम मुझसे ही सवाल कर रही हो। मैं ही ऐसे कर रही हूँ। अरे बेटा, शादी तेरी है, शादी की रस्म तुझे करनी है, मेरा क्या है? मैं तो माँ हूँ, मुझे तो बस हर चीज की तैयारी में हाथ बटाना है। लेकिन तुझे सुधरना पड़ेगा ना पहले। वैसे भी शादी के बाद तो गेम खेल नहीं पाएगी, तुझे तो अपनी घर गृहस्थी संभालनी होगी। अब उसकी आदत डाल ले, ये सब खेलने में ना कोई वो नहीं है। फिर तो भूल ही जाओ, क्योंकि शादी के बाद भी मैं अपनी गेम को तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूँ। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अगर मेरी सासू माँ खेलना चाहे तो मैं उन्हें भी खिला सकती हूँ अपने साथ। अब मैं किसी चीज के लिए अपनी गेम में कॉम्प्रोमाइज तो कर नहीं सकती हूँ ना। और शादी हो रही है, इसका मतलब ये थोड़ा है कि मुझे आजादी ही नहीं मिलेगी कुछ भी करने की। मुझे तो अपने गेम पसंद है और अपने गेम पर मैं पूरा फोकस करूंगी, इसलिए मैं गेम खेलूंगी और अपने घर को जैसे तैसे संभाल लूंगी। अब मेरे घर वालों को वो पसंद है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि अब बहू मिली ही गेम खेलने वाली है तो ये उम्मीद भी कैसे कर सकती है कि मैं उन्हें अच्छी लगूंगी। तेरी हरकतों से तो मुझे यही लग रहा है कि तू ससुराल जाके मेरी नाक ही कटवाएगी। भगवान बस इतनी मेहरबानी करना कि ये ससुराल जाके मेरी नाक ना कटवाए, वरना तो लोग मुझ पे हंसेंगे। कैसी बेटी है, ससुराल में गई और ससुराल को संभाला भी नहीं ठीक से। तुझे अच्छा लगेगा क्या? हर कोई तेरी माँ को ताने मारेगा। तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया भी नहीं है, और अगर सिखाया भी है तो तू पूरे दिन फोन में घुसी रहती है। ऐसा नहीं कि फोन में कुछ खाना बनाना भी सीख ले, खुद तो सुनेगी ही, साथ में माँ को भी सुनवाएगी। माँ, सच में बहुत देर से चुप हूँ क्योंकि मेरी गेम चल रही है और फिर भी आप समझ ही नहीं रही हो। अरे गेम अभी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है,
शादी के रस्म वगैरह करने के लिए तो आपने सारे मेहमानों को बुला लिया है ना, उनसे रस्म करवाओ ना। मेरा क्या है, मैं तो होने वाली दुल्हन हूँ ना, मुझे तो आराम ही करना चाहिए और आराम तो मेरी गेम में है, इसलिए मुझे गेम खेलने दीजिए। अब मुझे लगेगा कि मैं गेम थोड़ा सा बोर हो गई हूँ तो मैं खुद आ जाऊंगी, आपको मेरे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब जाइए यहाँ से और अपना काम कीजिए, आपको भी तो कितने सारे काम है, आपकी बेटी की शादी जो है। हाँ बेटा, तेरी शादी होएगी ना तो घर में शांति रहेगी, क्योंकि तू तो शांति लेकर आने वाली है नहीं। जब देखो जब फोन में घुसी रहती है, आसपास क्या हो रहा है क्यों हो रहा है तुझे कुछ मतलब ही नहीं होता है। अपनी माँ से तो तूने आज तक मतलब रखा नहीं है, ससुराल जाने के बाद अपने पति से थोड़ा मतलब रख लियो, ताकि तेरा पति तुझसे गुस्सा ना हो जाए, क्योंकि तू नए घर में जा रही है। शारदा वहाँ से चली जाती है और कुछ दिनों बाद पारुल की शादी हो जाती है। शादी के बाद पारुल अपने ससुराल जाती है। ससुराल आने के बाद पारुल सारे घर का काम तो कर रही थी, लेकिन फोन में लगे हुए। और ऐसे ही एक दिन जब गेम खेलते हुए वो झाड़ू लगा रही थी, तभी उसके सामने निर्मल आ जाती है और पारुल को देखते हुए कहती है, बहू, एक टाइम पर एक ही काम करना चाहिए, तुझे बताया नहीं क्या किसी ने? अगर फोन में गेम खेलनी है तो पहले गेम ही खेल ले, घर के काम बाद में करती रही हो। ऐसे तो तू दोनों ही चीज बर्बाद कर देगी ना। बिल्कुल सही कहा माँ जी आपने, मुझे भी यही लगता है कि हमें एक टाइम पर एक ही काम करना चाहिए। तो एक काम करो, आप ये झाड़ू लगा लो, मैं अपनी गेम खेल लेती हूँ। बहू, अब क्या मैं झाड़ू लगाऊंगी और तू आराम से बैठी रहेगी? ये तुझे क्या ठीक लग रहा है? माँ जी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे ना कुछ भी ठीक नहीं लगता है। मुझे तो बस एक चीज अच्छी लगती है, वो है मेरी गेम, और मैं अभी गेम में पूरी तरह मगन हूँ। और गेम के अलावा बाहर की दुनिया में मुझे ना तो कुछ ठीक लगता है ना ही कुछ अच्छा लगता है। आपने ही कहा था एक टाइम पर एक ही चीज अच्छी करनी चाहिए, मैं अभी एक ही चीज कर रही हूँ, दूसरी चीज आप कर लीजिए। इतना तो आप भी कर सकती हो ना अपनी बहू के लिए। अब मैं भी क्या ही बोलूं, तुझे इतने प्यार से बोल रही हूँ, तुझे मना करने का भी मन नहीं कर रहा। चल कोई बात नहीं, तुझे गेम खेलनी है ना तो तू एक काम कर, गेम खेल ले, मैं तब तक झाड़ू लगा देती हूँ, थोड़ी देर बाद तू सारा काम कर लियो। पारुल इतना बोलकर भी झाड़ू को अपनी सास के हाथ में थमा देती है और अपने कमरे में चली जाती है। निर्मला को भी अपनी बहू का ये सब कुछ करना बचपना सा ही लगता था, इसलिए वो कुछ नहीं कहती। लेकिन उसे क्या पता था कि बहू का ये बचपना नहीं बल्कि उसकी बहू की समझदारी है कि उसे गेम खेलना बहुत ज्यादा पसंद है। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। कुछ दिनों बाद पारुल का पति अंकित पारुल से कहता है, क्या यार तुम पागल हो क्या? जब देखो तब फोन में लगी रहती हो। अरे इतना हैंडसम पति है तुम्हारा, कभी पति पे भी ध्यान दे दिया करो। अरे तुम्हें पता है लड़कियां मेरे पीछे ना कितनी मरती हैं और तुम हो कि फोन में घुसी रहती हो। वैसे तुम ये बताओ कि मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? अंकित जी, आप मुझे तभी अच्छे लगते हो जब आप मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते हो और मुझे अपने गेम खेलने देते हो। अगर अभी आपको वैसे ही अच्छा लगेगा तो प्लीज थोड़ा दूर होके बैठिए ना, मुझे गेम खेलने दीजिए। यार मैं तुमसे रोमांटिक बातें कर रहा हूँ और तुम हो कि फालतू की बकवास किए जा रही हो। अरे ऐसी बकवास ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एक काम करते हैं, बाहर डिनर करने चलते हैं और जहाँ तुम बोलोगी ना वहीं चलेंगे। यहाँ काफी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट है, जहाँ तुम बोलोगी ना वहाँ चलेंगे। नहीं, मैं नहीं चाहती, मैं तो बस अभी अपना गेम खेलना चाहती हूँ, जो कि तुम शांति से खेलने दो मुझे। अरे रेस्टोरेंट का क्या है, वहाँ तो कुछ भी नहीं रखा, वहाँ जाओ और बोर होते रहो, चुपचाप से खाना खाकर फिर घर वापस आ जाओ। अरे घर में दाल चावल बनाया है मैंने, वो खाओ। क्या बढ़िया दाल चावल बनाया है, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मेरी गेम ना हाई लेवल की होती जा रही है। धीरे धीरे अब घर में हर कोई परेशान हो रहा था पारुल के GTA गेम की वजह से, क्योंकि पारुल कुछ दिनों से गेम को खेलते खेलते सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी और उसका पैर भी फिसल गया था, जिस कारण उसका हाथ टूट जाता है। जल्दी से सभी लोग पारुल को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर पारुल की पट्टी तो कर देता है, लेकिन इस बार पारुल को अपनी GTA गेम की वजह से भारी भुगतान चुकाना पड़ता है। पारुल की ऐसी हालत देखकर पारुल की सास हंसते हुए कहती है, क्या हुआ बहू, अब नहीं खेलनी तुझे तेरी गेम? मैं तुझे किसी चीज से नहीं रोकूंगी, अगर तुझे खेलनी है तो अभी खेल सकती है। अब बता, खेलनी है तुझे तेरी गेम? नहीं माँ जी, अब नहीं खेलनी, पर आज जो हुआ उसके बाद तो कभी नहीं खेलनी। हाथ टूटने के बाद पारुल GTA खेलना बंद ही कर देती है, जिसके बाद पारुल के साथ साथ उसके घर वालों को भी चैन मिलता है।